Good afternoon, dear students. Now we will be doing the chemical properties of phenol. In the previous lecture, we studied about the structure of phenol, the bonding in phenol, and moreover, the various preparations of phenol. As far as the chemical properties of phenol are concerned, phenol is made up of a phenyl ring plus an OH group. क्योंकि इसमें एक रिंग जो है वो एरोमेटिक है और उसके साथ लगा हुआ है OH ग्रुप। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टीज ये शो करेगा उसमें दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो होती हैं किसकी वजह से, एरोमेटिक रिंग की वजह से, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो उसमें लगे हुए OH ग्रुप की वजह से होंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस किसके, हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो OH ग्रुप इसमें लगा हुआ है इसके रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं। अब जब हम इसके रिएक्शन देखेंगे तो इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है उसकी क्या खासियत है, कैसे ये भिन्न है, कैसे ये फर्क है फ्रॉम द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप सब भली भांति जो है जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। डीलोकलाइजेशन, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं, साथ में उसमें पार्ट ले रहे हैं लगे हुए ऑक्सीजन के लोन पेयर अलग थलग, जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो दोनों तरफ, एक तरफ तो ये हाइड्रोजन से है सेटिस्फाइड, दूसरी तरफ कार्बन से। तो PHOH यानी कि फिनॉल ये बनाएगा PHO नेगेटिव, PHO नेगेटिव यानी फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन, और साथ में H पॉजिटिव देगा। अब हम देख रहे हैं कि ये वीकली एसिडिक है। फिनॉल क्या होता है, वीकली एसिडिक। जब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे OH ग्रुप की, तो पहली चीज जो हमको समझनी है, रिएक्शंस जो हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण है, OH ग्रुप के कारण, वो ये कि फिनॉल वीकली एसिडिक है। अब होगा क्या, जब सोल्यूशन बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इसमें से क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को निकाल लेगा और रह जाएगा हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। तो बन जाएगा ये फिनॉक्साइड आयन C6H5O नेगेटिव। तो हम देखते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर फिनॉल के भी। मतलब फिनॉल जब इसने H पॉजिटिव नहीं दिया है, और दूसरा फिनॉक्साइड आयन की, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसने H पॉजिटिव दे दिया है। हालांकि ये सिमिलर होते हैं अल्कोहल से, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में। कहते हैं कि कई गुना, कई हजार गुना, कई मिलियंस टाइम्स एसिडिक ज्यादा होते हैं ये। हालांकि तब भी इसको वीक एसिड कहते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से क्या बनाएगा ये, NaOH की प्रेजेंस में H पॉजिटिव दे दिया और बन गया फिनॉक्साइड आयन C6H5O नेगेटिव, जो कि Na पॉजिटिव के साथ इस तरह सॉल्ट बना लेगा। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों ऊपर नीचे बनाए हुए, ये आप दिख रहा है ना, यहाँ फिनॉल का है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। अब फिनॉल के रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में इसको जब पानी भी प्रेजेंट होता है ना, तो क्या बनेगा, पानी की प्रेजेंस में भी, क्योंकि HOH H2O, तो वो इसमें से H पॉजिटिव को ले लेगा, है H2O, वो H3O बना लेगा, H3O पॉजिटिव, मतलब फिनॉक्साइड आयन बन गया। फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इधर देख रहे हैं कि किस तरह ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं, कौन सी पोजीशन, ऑर्थो और पैरा। देखिए ये स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं, ये नहीं है हैphazardly कहीं भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। आप सब लोगों ने पढ़ रखा है रेजोनेंस, आपको मालूम होगा इसका एक सर्टेन प्रिंसिपल होता है, उस पे बेस सर्टेन रूल्स होते हैं कि नेगेटिव चार्ज वहां होगा जहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया, तो ऑटोमेटिकली कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 2, तीसरा यहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन है,
C6H6। अब यहाँ पे तो H5 होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन OH से ने उसको रिप्लेस कर दिया है फिनॉल में। तो एक हाइड्रोजन, तीसरी वैलेंसी, चौथी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर से। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे गया? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट हुआ, तो क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इधर, क्योंकि ये वाला कार्बन तो फिर क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसमें ये लोन पेयर शिफ्ट हो गया। तो ऐसा प्रतीत ये हो रहा है कि ये लोन पेयर जो है पूरे उस रिंग में रेजोनेंस दे रहा है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये कार्बन जो है 1 2 3 4, ये कार्बन जो OH से अटैच्ड है, इसकी चारों वैलेंसी अब सेटिस्फाई हो गई। यहाँ वैलेंसी एक कम थी, वहां इलेक्ट्रॉन पेयर है। बाकी जगह आप देख रहे हैं कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई है। ये कार्बन अगर देखें तो 1 2, तीसरा ये वाला बॉन्ड, चौथा लगा हुआ हाइड्रोजन। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये डीलोकलाइज होता है कौन सी पोजीशंस में? ऑर्थो और पैरा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ना मेटा पोजीशन में रखें तो आप पाएंगे कि आप ना तो यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं ना यहाँ बना सकते हैं। तो ये यहाँ रख दिया मेटा में, तो ये भी पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएगी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब कि ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज ही नहीं होगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हेंस these electron pairs are delocalized in the ortho position and the पैरा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा में, इसीलिए तो फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन में जाएगा? इलेक्ट्रॉन लविंग वहीं जाएगा ना जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? ऑर्थो पोजीशन में और पैरा में। तो ये हमारे हो गए सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर किसके? फिनॉल के। और आप देख रहे हैं क्योंकि वैलेंसी इसकी बढ़ के 2 से 3 हो गई है, इसने अपना लोन पेयर यहाँ दे दिया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग में नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों की दूरी बनाए रखने के लिए एक एनर्जी सिस्टम में लगती है जिसको कहते हैं चार्ज सेपरेशन एनर्जी। चार्ज सेपरेशन एनर्जी से नहीं तो ये दोनों जो है दे विल अगेन फॉल बैक इनटू द सेम प्लेस, नो रेजोनेंस विल अकर। तो इनकी दूरियां बनाए रखने के लिए चार्ज सेपरेशन एनर्जी, थोड़ी सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। चार्ज सेपरेशन एनर्जी पहली चीज। दूसरी, हमें मालूम है ना ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज नॉट अ वेरी स्टेबल कंडीशन। यहाँ सब जगह ऑक्सीजन में क्या है? जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों चीजें याद रखिए। पहली तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ी है। क्यों? क्योंकि चार्ज सेपरेशन एनर्जी के द्वारा इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे से दूरी रखी जा रही है, जिससे ये रेजोनेंस इसमें हो रहा है। सेकेंडली, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हर एक ऑक्सीजन एटम में यहाँ जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गए रिंग के साथ। अब देखते हैं फिनॉक्साइड आयन, यानी कि PHOH फिनॉल ने फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ पानी की प्रेजेंस में ही। H2O है ना, H2O ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्टिंग एज अ बेस, उसने यहाँ से H पॉजिटिव खींच दिया, तो H2O तो H3O पॉजिटिव में चेंज हो गया। जैसे ये खिंचा बाहर तो ये किस में चेंज हो गया? फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, ये किसके हैं? फिनॉक्साइड आयन के। उसी तरह है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया। अब यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये इधर शिफ्ट हो गया तो देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ क्या हो गई? 2 ही तो रही ना, क्योंकि अब हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन तो निकल चुका है अपने लोन पेयर ऑफ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ करके यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब डीलोकलाइज हुआ, ये डीलोकलाइज होके इधर गया ऑर्थो पोजीशन में और पैरा में। ऑर्थो में और यहाँ ऑर्थो और पैरा तो ऑफकोर्स एक ही पोजीशन है, तो 2 ऑर्थो पोजीशन और पैरा। मेटा में मैंने बताया, आप देख भी लीजिए स्वयं बना करके, यू विल सी दैट a resonance stabilized structure cannot be drawn when the electron pair is present at the meta position. Hence, phenol is ortho para directing, so is phenoxide ion. एट द सेम टाइम अब जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, अब आपको कहीं ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज दिखा? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी अब तो 2 की 2 ही, जो 2 इसकी वैलेंसी होती है 2 ही तो है, यहाँ भी 2 ही तो है, क्योंकि H जो है निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ करके, बॉन्ड पेयर एज H पॉजिटिव। तो फिनॉक्साइड आयन में सर्वप्रथम तो किसी किस्म का चार्ज सेपरेशन एनर्जी जो है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही अकेला चार्ज है। ये नहीं है एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, उनके बीच की दूरी बनाई रखनी है, नो, जस्ट अ नेगेटिव चार्ज।
मोर ओवर इस केस में ऑक्सीजन में आपको कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होना बहुत स्टेबल कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, फिनॉक्साइड आयन is lower in energy as compared to phenol. फिनॉल की एनर्जी हायर, फिनॉक्साइड आयन की कम। तो आप समझ ही गए होंगे रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। यानी कि फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन में डिकम्पोज होगा। किस तरह? H पॉजिटिव आयंस लेके। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फिनॉल की वनस्पत फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ऑन दी अदर हैंड, इफ वी कंपेयर इट विद अल्कोहल, अल्कोहल के केस में ROH, यहाँ तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना सारे कार्बन, यहाँ तो ये नहीं है। तो अब क्या होगा? H पॉजिटिव निकला और जो आयन बना, जैसे यहाँ फिनॉक्साइड, तो अल्कोहल के केस में एल्कोक्साइड। अब ये एल्कोक्साइड आयन में किसी किस्म की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। अब क्योंकि जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल को, किसी किस्म से अल्कोक्साइड आयन बनके उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही कम होगा ये रिएक्शन। यही कारण है क्योंकि एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, जबकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और वो फिनॉल से ज्यादा उस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्यों है? क्योंकि उसकी एनर्जी जो है फिनॉल की वनस्पत कम है। Hence, phenol will dissociate into phenoxide ion, whereas alcohol will not be able to dissociate into alkoxide ion, क्योंकि alkoxide ion resonance stabilized नहीं है। तो पहली चीज तो यह है, दैट इज फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अगर हम ब्लू लिटमस प्रैक्टिकल्स में आप जब करेंगे तो देखेंगे मॉइस्ट ब्लू लिटमस लाएं तो वो रेडिश हो जाता है, exhibiting the acidic nature of phenol. Now let us see the effect of substituents on acidity of phenols. Very very important. Acidity of phenols मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं सब्सटीट्यूएंट्स में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो सब्सटीट्यूएंट, जैसे कि NO2 ग्रुप। नाइट्रेट क्या होगा? ऑक्सीजन 6 ग्रुप में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो जाएगी। नाइट्रोजन इंटर्न इलेक्ट्रोनेगेटिव है पर ऑक्सीजन से कम है, क्योंकि 5th ग्रुप में, ये 6th में, तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये इस कार्बन को खींचेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये खिंच के इधर आएगा। मतलब हमारा जो ये बना हुआ है ना, यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज ही तो सब जगह जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। व्हाट इज स्टेबलाइज? क्योंकि जगह जगह देखिए, आप देख रहे हैं ना नेगेटिव चार्ज, कार्बन आयन, ये स्टेबलाइजेशन हो गया। पहला तो यूं करके समझिए, दूसरा ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अपनी तरफ लगातार इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो लगा हुआ ग्रुप इस एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये एरोमेटिक रिंग जो है लगे हुए OH से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, और O जो है वो H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H इजिली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव, क्योंकि एक चेन सी बन रही है ना, श्रृंखला। ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार इधर की तरफ खींच रहे हैं जहां रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमारे सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं। तो कई किताबों में तो सिर्फ स्टेबिलिटी इसकी बता रखी है, लेकिन ये दोनों ही कारण हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रिंग लगे हुए OH से खींच रही है, और O जो है वो H से खींचेगा, तो H इजिली H पॉजिटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दे करके निकल आएगा, और उसके बाद जो कार्बन आयन बनेगा उसको स्टेबलाइजेशन में ही ये मदद करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑन दी अदर हैंड, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे तो वो तो डिस्टेबलाइज कर देंगे इस नेगेटिव चार्ज को, तो एसिडिटी को घटाएंगे। अब हम देखेंगे किस तरह ये हो रहा है कि सब्सटीट्यूएंट्स का असर क्या पड़ रहा है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये तो है हमारा, देखिए फिनॉल, जिसमें क्या लगे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, NO2 हो, ClO, CNO, किसी भी किस्म के ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, तो एसिडिटी को क्या बढ़ाएंगे? फिनॉल की एसिडिटी को क्या इंक्रीज करेंगे। अब जब 3 ऐसे लगे हुए हों, 3 लगे हुए हैं, ये देखिए क्या होगा, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन खींचेंगे रिंग से, तो रिंग का क्या होगा हाल? रिंग तो फिर लगे हुए ऑक्सीजन से खींचेगी।
ऑक्सीजन का नेचर तो इलेक्ट्रॉन देने का होता नहीं है, तो ऑक्सीजन लगे हुए हाइड्रोजन से खींचेगा और हाइड्रोजन तो त्वरित रूप से तुरंत ही निकल आएगा एज H पॉजिटिव। मतलब जब तीन ऐसे ग्रुप लगे हुए हों तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो दैट कंपाउंड, दैट फिनॉल इज वेरी वेरी एसिडिक। इनफैक्ट इसका नाम आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। नाम ही एसिड हो गया, जबकि इसमें एसिडिक ग्रुप थोड़ी लगा। ऐसा पूछा भी जाता है कि एक ऐसे एसिड का नाम बताइए जिसमें COH ग्रुप नहीं लगा है पर हम उसको एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड। हाईली एसिडिक, इतना एसिडिक होता है ना कि फिनॉल्स तो देते नहीं है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस, लेकिन ये रिएक्ट कर जाता है। अदरवाइज फिनॉल्स इन जनरल रिएक्ट नहीं करते हैं हमारे इसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ वो रिएक्ट नहीं करते हैं, इतने एसिडिक नहीं होते हैं वो कि सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और कार्बन डाइऑक्साइड निकली जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है। वो तो उनका फंक्शनल ग्रुप टेस्ट ही ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, हीट नहीं करते हैं, ऐसे शेक करा तो सोल्यूशन को, और सनसनाहट के साथ गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पानी के साथ H2CO3 बना लेती है, कार्बोनिक एसिड। पर देखिए हाईली एसिडिक है, तो इसमें डाला तो क्या बन गया, H पॉजिटिव निकला और O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि फिनॉक्साइड आयन बन गया। और ये फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज जो है, ये NO2 सब जो है अपनी तरफ को खींच रहे हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। देयरफॉर इफ वी टेक ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो हम देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स में जो है ये नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा जो है वो डिस्पर्स्ड है। ये है ना, देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, नेगेटिव चार्ज जो है कहाँ डिस्पर्स हो रहा है, क्योंकि ये मूव करके हमने रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर देखे थे ना, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, ऑर्थो पोजीशन में और पैरा, ऑर्थो और पैरा, और दोनों ही पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये खींच करके ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर चला जाएगा, O के ऊपर चला जाएगा। फिनॉक्साइड आयन बहुत ही ज्यादा, मतलब ये रेजोनेंस फेल करके NO2 तक जा रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। जितना ज्यादा ये डिस्पर्स होगा मतलब एक स्ट्रक्चर इसका और बनेगा, फिर जितने ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर उतने ही ज्यादा इसकी एसिडिटी। इसीलिए हमारे ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो हैं ये दोनों मेटा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं, मच स्ट्रॉन्गर एसिडिक, मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स, क्योंकि मेटा पोजीशन में तो चार्ज जा ही नहीं रहा है ना नेगेटिव, ये आप देख रहे हैं यहाँ नहीं जाता है, तो यहाँ ये ऑर्थो और पैरा में तो नेगेटिव चार्ज जाता है फिनॉक्साइड का, और ये खिंच करके फिर NO2 में चला जाता है, तो डिस्पर्सल हो जाता है चार्ज का, चार्ज और फैलता और घूमता और ज्यादा रेजोनेंस होता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं। और ये तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा हमारा जो है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड यानी कि 2,4,6 trinitrophenol. It is highly acidic. Greater the number of groups, greater is the acidity. So the order will be therefore that metanitrophenol तो फिनॉल से ज्यादा एक्टिव एसिडिक है, क्योंकि मेटानाइट्रो में कम एक ग्रुप लगा है, चाहे मेटा पोजीशन में है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी तरफ को खींच रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है मेटा में, पर ऑर्थो और पैरा में रेजोनेंस भी हो रहा है, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल जिसमें पूरा डिस्पर्स नीचे हो जा रहा है पैरा पोजीशन में है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये इसका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है नाइट्रो ग्रुप का। Therefore, when three of them are present, trinitrophenol, then in that case the acidity is so much that it dissolves in sodium bicarbonate, ये उसी में घुल भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड देगा एसिड की तरह। जबकि फिनॉल्स मैंने बताया आपको, फिनॉल्स नहीं रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्योंकि वो एसिडिक तो होते हैं लेकिन इतने नहीं होते हैं कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करें। तो ये एक एक्सेप्शन कहिए या एक अपवाद कहिए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, जो कि एफरवेसेंस देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व करेगा। रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर, क्योंकि एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है ये वाला। मतलब मेटानाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेटा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक, और पैरा नाइट्रोफिनॉल तो सबसे एसिडिक, और जहां ये तीनों पोजीशन ऑर्थो और पैरा में NO2 से सब्सटीट्यूटेड हो वो तो हाईली एसिडिक, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस भी देगा। अब अगर देखिए इसमें क्या लगा हो, Cl ग्रुप, उस केस में
क्या होगा, मतलब Cl वो भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे हुए हों तो क्लोरोफिनॉल भी तो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा फिनॉल से, लेकिन वो पैरानाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होगा, या इवन फॉर दैट मैटर मेटानाइट्रोफिनॉल। तो क्लोरोफिनॉल्स जो है ना वो एसिडिक होते हैं क्योंकि माइनस आई इफेक्ट होगा, लेकिन नाइट्रोफिनॉल से कम होते हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा इस वजह से। तो अगर हम कंपेयर करें क्लोरोफिनॉल्स में भी, तो पैरा क्लोरोफिनॉल जो है वो फिनॉल से ज्यादा जो है, ये है हमारा, ये देखिए नाइट्रोफिनॉल है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक, पैरा पोजीशन में NO2 में दोनों हो रहा है ना, माइनस आई इफेक्ट भी और माइनस आर भी, रेजोनेंस भी हो रहा है। लेकिन अगर ये पैरा क्लोरो हुआ तो उस केस में माइनस आई तो हो रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा ना क्लोरीन जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, तभी तो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो उसमें इफेक्ट माइनस आर नहीं होता है, क्या होता है प्लस आर। तो इस वजह से ये पैरानाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होगा, लेकिन फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो वहीं पे अगर क्या लगा हुआ हो उसमें, ये ग्रुप इस किस्म का नहीं लगा हो, और मतलब ये देखिए पैराक्लोरो हो गया ना, पैराक्लोरो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक, और मेटाक्लोरो पैरा से कम, और ऑर्थोक्लोरो, तीनों अगर हम क्लोरोफिनॉल्स को कंपेयर करें, ये क्लोरोफिनॉल ऑर्थो मेटा पैरा, तो इन तीनों में पैरा क्लोरोफिनॉल जो है वो फिनॉल से ज्यादा होगा। हम्म, उसकी जो एसिडिक नेचर होगा ना वो उससे ज्यादा होगा, इसीलिए क्योंकि इसमें ये Cl ग्रुप लगा। और हमको मालूम है ना जैसे जैसे दूरी बढ़ती है Cl की, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो तो घटेगा। तो जब Cl सबसे पास होगा ना OH के, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब जब ये ऑर्थो पोजीशन में है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू पैरा। जब ये मेटा में है तब भी ये पैरा के कंपैरिजन में ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। सारे अगर क्लोरोफिनॉल्स को कंपेयर करें तो उस केस में ऑर्थोक्लोरोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, मेटा क्लोरोफिनॉल उससे कम एसिडिक, और पैरा क्लोरोफिनॉल इन तीनों क्लोरोफिनॉल्स में सबसे कम एसिडिक, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। इसकी दूरी बढ़ गई ना, इलेक्ट्रॉन्स तो खींच रहा है रिंग से, लेकिन वो इन टर्न खींच रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंडक्टिव इफेक्ट, ये OH से, जब OH की तरफ से यहाँ को इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऐसे ट्रैवल करता है ना, और इसमें रिंग को तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी कि ये क्या शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट। माइनस आर अगर शो करता तो नाइट्रोफिनॉल की तरह ही होता, पर हमें मालूम है ना ये जो है रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, रिंग से खींचेगा। तो रिंग से खींचेगा नहीं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तभी ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन में जो है क्लोरोबेंजीन्स जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती हैं। पर माइनस आई इफेक्ट तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जब ये सबसे पास होगा OH ग्रुप के, तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर अलोंग अ चेन, ये जो हमारी चेन है उस चेन में माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है ग्रुप की उस कार्बन से जहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट भी घटता जाता है, इसलिए ये सबसे कम जो है पैराक्लोरोफिनॉल सबसे कम जो एसिडिक होगा, लेकिन फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि फिनॉल में तो कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है ना। अब हम अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो ये तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये जब रिंग जो है OH डिसोसिएट होकर O नेगेटिव बनाएगा, तो O नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन, और ये भी दे रहे हैं, तो वो इसकी एसिडिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे, एसिडिक नेचर को घटाएंगे, पहली चीज। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किससे, प्लस आई इफेक्ट से। दूसरा, जब CH3 ग्रुप ये लगा हुआ है किससे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्डेड CH लगे हों, तो हमने जैसा पहले पढ़ा था उसमें क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये लगा हुआ हाइड्रोजन जो है कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा यहाँ, और ये खिंच करके इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ H पॉजिटिव ये निकल गया, H पॉजिटिव, और कार्बन और इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसमें दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, प्लस आई के जरिए भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ, और प्लस H हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन किन कंपाउंड्स में होता है, जहां sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की अल्फा पोजीशन में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, इस वजह से इसकी एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई। वहीं पे OCH3 अगर लगा हुआ हो
OCH3। तो उस केस में क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। लेकिन साथ में माइनस आई भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। लेकिन प्लस आर इफेक्ट भी है इसमें, तो प्लस आर इसमें डोमिनेटिंग। अब क्या होगा एज ए रिजल्ट कि एसिडिटी अगर कंपेयर करें फिनॉल के साथ, तो इसका जो है एसिडिक बिहेवियर इससे कम होगा, ठीक है। और ये जो है पैरा मिथाइल फिनॉल, इसका एसिडिक बिहेवियर मिथॉक्सी से ज्यादा होगा, क्योंकि मिथॉक्सी के केस में ये क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। प्लस आर predominates over plus more over plus H, and more over इसमें एटलीस्ट जैसे CH3 का तो प्लस आई इफेक्ट भी है ना साथ में, लेकिन यहाँ प्लस आई तो नहीं है, यहाँ क्या है, माइनस आई है प्लस ये, लेकिन प्लस आर है। तो इसलिए ये जो होगा हमारा फिनॉल इससे ज्यादा एसिडिक होगा जब मिथाइल से सब्सटीट्यूटेड है, और ये इन टर्न इससे ज्यादा एसिडिक होगा जब ये मिथॉक्सी से सब्सटीट्यूटेड है, क्योंकि मिथॉक्सी जो है वो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा बाय वर्च्यू ऑफ द प्लस आर इफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सटीट्यूएंट्स कैसे लगे हों और कौन से इफेक्ट वो शो कर रहे हों। प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, प्लस आर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, माइनस आर जब वो ग्रुप अपनी तरफ रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, या प्लस एच जब उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब हम अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में हम कंपेयर करें ना, देखिए ये क्या लगे हुए हैं, इसमें एक्स है ऑर्थो पोजीशन में, मेटा पोजीशन में, पैरा पोजीशन में, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स का इसमें क्या असर हो रहा है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ लगे हुए हैं हमारे, कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक्स ये लगा हुआ है ना, एक्स लगा हुआ ऑर्थो हेलोजन, ऑर्थो पोजीशन पैर। अब ऑर्थो में क्या होगा, देखिए ऑर्थो में सबसे माइनस आई इफेक्ट तो सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि क्लोज है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ भी माइनस आई होगा, लेकिन उससे कम होगा ऑर्थो की कंपैरिजन में। पैरा में भी माइनस आई होगा, लेकिन ऑर्थो की कंपैरिजन में और मेटा की कंपैरिजन में और कम होगा। लेकिन जहां तक प्लस आर का सवाल है, ये तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होगा, मेटा वाला तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है, मेटा पोजीशन वाला सब्स्टिट्यूएंट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एसिडिक होगा बिहेवियर, उसमें जब ये ऑर्थो पोजीशन में होगा, वो फिनॉल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजेंस इज मोर एसिडिक देन मेटा विच इज मोर एसिडिक। ये देखिए यहाँ पे ना, ये वाला मेटा में, विच इज मोर एसिडिक देयरफॉर देन दिस विच इज आर पैरा। क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आर भी हो रहा है लेकिन माइनस आई भी हो रहा है, माइनस आई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में सिर्फ माइनस आई है, ठीक। तो ये हमारे तीनों इसके कंपैरिजंस हो गए जब हेलोजन हमारा सब्स्टिट्यूटेड हो रिंग में। फॉर एग्जांपल देखिए अलग अलग हेलोजेंस हैं, ClBrIF, यानी कि हमारा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोआइडोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। अब इसमें एसिडिक में देख रहे हैं, नेचुरली ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। फिर ये भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये साइज में बड़ा है ना Br, इसके नीचे आता है, इसमें एक एक्स्ट्रा शेल है, तो ये उतना नहीं खींचेगा जितना क्लोरीन खींच रहा है। और आयोडीन तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट बेसिसिटी होती है इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा प्रबल होती है, सबसे कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जिसमें जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। इसलिए ऑर्थो क्लोरोफिनॉल सबसे एसिडिक, फिर ब्रोमोफिनॉल, फिर आइडोफिनॉल। और एक इसमें अपवाद ये है कि इसमें फ्लोरीन जो कि छोटा साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन आप देखिए इसकी एसिडिटी जो है ना इससे कम है। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना इसमें साइड बाय साइड प्लस आर इफेक्ट भी तो होता है, प्लस आर ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता भी है ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। अब फ्लोरीन के केस में जो होगा, वो माइनस आई और प्लस आर ना उसका लगभग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ऐसा प्रतीत होगा कि किसी किस्म का अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि माइनस आई के द्वारा तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा,
प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिंग को देगा और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो एक किस्म से समझिए यहाँ कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसमें प्लस आर बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ना एक ही, इनके जो पी ऑर्बिटल्स हैं इजिली जब ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ओवरलैपिंग इजिली हो जाती है दोनों में, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो बिलोंग करते हैं सेम पीरियड को में है। तो इस वजह से प्लस आर इफेक्ट इसमें जो है वो एग्जैक्टली माइनस आई को कैंसिल, प्लस आर इसलिए इसमें ज्यादा होता है, हाँ, जबकि इसका छोटा साइज है। सीएल में होता है, लेकिन सीएल जो है ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन के नीचे है ना, फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है एक ही पीरियड में है पीरियोडिक टेबल में, तो इनके जो पी शेल्स हैं वो इजिली जो है इस तरह इनमें यहाँ पे रेजोनेंस जो है हो जाता है। तो सब प्लस आर इफेक्ट फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट को बैलेंस कर दे रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतना ही ये दे भी रहा है ऑर्थो पोजीशन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट we can say that orthofluorophenol is sort of as acidic, जितना कि फिनॉल होता है ना, क्योंकि ये नलीफाई हो गया, इफेक्ट बैलेंस हो गया, तो फिनॉल के बराबर ही लगभग इसकी एसिडिटी होती है ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है कि हैलोजेंस में इस तरह होता है ये ऑर्डर। तो ये जो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटा है साइज का, माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है कि इसकी सबसे कम या लगभग फिनॉल के ही बराबर एसिडिटी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस या कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फिनॉल ही है, ये ग्रुप का ऐसा फिर असर नहीं पड़ता है माइनस आई और प्लस आर के बैलेंस होने से। अब अगर हम कंपेयर करें रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोकिनोन, कैटिकॉल, इन तीनों में देखिए, रिसोर्सिनॉल जब ये दोनों मेटा पे लगे हुए हैं, ठीक है, ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू हाइड्रोकिनोन जब ये पैरा पे लगे हुए हैं, विच इज more acidic when the two groups are attached with each other at which positions? When they are attached to each other at the ortho, that is catechol, ये catechol है ना, तो इसमें ये सबसे ज्यादा क्या होगा हमारा, ये जब यहाँ लगे हुए हो, ये एक दूसरे के किस में लगे हुए हैं, मेटा पोजिशन, ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू हाइड्रोकिनोन, विच इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कैटिकॉल व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन दी ऑर्थो पोजिशन। ठीक है, क्योंकि मेटा पोजिशन से ज्यादा जो है पैरा पोजिशन वाला जो के कंपैरिजन में, जब ये पैरा में प्रेजेंट हो ना, पैरा पोजिशन में, क्योंकि OH ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, दोनों होती है ना, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा भी अपनी तरफ, पर दूसरा ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होने से देगा भी तो सही है, दोनों किस्म की टेंडेंसी इसकी होती है। और देखिए इस वजह से क्या होगा कि ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी खींच रहा है, ये ऑक्सीजन भी खींच रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा जो है एसिडिक होगा, और ये क्योंकि मेटा पे है, मेटा पोजीशन पे, तो जब हमारा नेगेटिव चार्ज भी जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, इधर इस केस में, इस केस में यहाँ पे आएगा, तो ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट उसको अपनी तरफ खींचेगा। इस केस में यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा, तो जो यहाँ पे आएगा दूरी बहुत है इस वाले OH से, लेकिन इस OH से यहाँ तो नहीं, नेगेटिव चार्ज जब आएगा ना, दोनों ऑक्सीजन लगे हुए हैं अगल बगल उसको खींचने के लिए माइनस आई से, और यहाँ ये दूर लगे हुए हैं एक दूसरे से। और यहाँ कैटिकॉल के केस में जो है, कैटिकॉल अब जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो इधर आएगा, यही वाला OH जो है उसको अपनी तरफ को खींचेगा, और यहाँ जो है वो इधर आएगा, तो यही वाला OH अपनी तरफ को खींचेगा। ऑन दी अदर हैंड अब आप देखिए, अगर यहीं पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ, मिथॉक्सी क्या होगा, OCH3 है ना, इलेक्ट्रॉन देगा भी प्लस आर, साथ में इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा भी माइनस आई, ये ज्यादा एसिडिक है अगर इसमें NH2 लगा हो उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है नाइट्रोजन जो है उसकी बेसिसिटी कितनी होती है नाइट्रोजन की, तो ये तो टोटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है ना NH2 में वो प्रेडोमिनेट करेगा। ये मिथॉक्सिफिनॉल जो है इसमें तो माइनस आई,
अमीनोफिनॉल में क्या होगा, जो अमीनो लगा हुआ है, अमीनोफिनॉल की तो क्या टेंडेंसी होती है, NH2 ग्रुप जो है नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन बेसिक होता है ना नेचर में, देगा भी तो सही। तो माइनस आई तो होगा ही। एट द सेम टाइम अगर OH ग्रुप लगा खाली फिनॉल, तो ये वाला इससे ज्यादा, क्योंकि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है फिनॉल में, तो इनके तीनों के कंपैरिजन करें तो इस केस में मेटामिथॉक्सी इज मोर एसिडिक देन मेटा अमीनो विच इज मोर एसिडिक देन सिंपल फिनॉल। So this was about the acidic behavior or the acidic nature of phenol. अब ये acidic nature है, कैसे पता लगेगा कि मतलब कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, ये कैसे पता लगेगा? ये जैसा आपको अभी तक बताते चले आ रहे हैं, इसका -I इफेक्ट, इसका +R इफेक्ट, इसका +H हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स को देखते हुए जो कार्बेन आयन बनता है, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर का मतलब है H पॉजिटिव निकल के O नेगेटिव जो बनता है, वो ये चार्ज जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डिस्पर्स होगा। अब ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा उतना ही हमारा एसिडिक बिहेवियर वो कंपाउंड शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इसको स्टेबलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो एसिडिटी को घटाते हैं, क्योंकि वो इस कार्बन आयन को, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, वो इसको क्या करेंगे, वो इसको और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब ये एसिडिक बिहेवियर हमको दिख तो नहीं रहा है ना, इसकी कई प्रॉपर्टीज होंगी, उसी से तो शो होगा, और इसकी वैल्यू मेजर करी जाती है इसमें, तो वैल्यू के मेजरमेंट से हमको पता लग जाता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो, क्योंकि पीके वैल्यू मेजर करेंगे ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इजीली पता लग जाता है कि पीके वैल्यू जो लगी हुई हो, तो जो फिनॉल है ना उसमें ये वैल्यू आती है लगभग 10 फिनॉल के केस में है। अगर हम फिनॉल के केस में देखें तो ये वैल्यू लगभग 10 आती है ये फिनॉल के केस में, पीके वैल्यूज की। अब वहीं पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ फिनॉल में, मिथॉक्सी ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है ना मिथॉक्सी ग्रुप, उसमें कौन से दो होंगे इफेक्ट्स? मिथॉक्सी ग्रुप में हमारा +R भी होगा और -I, क्योंकि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, टेंडेंसी होती है देने की। तो अगर वो हमारा हो ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, उस केस में जो है वो वैल्यू भी लगभग जितनी फिनॉल की होती है, लगभग लगभग है, लगभग नहीं आती है, पर ऑफ कोर्स वो फिनॉल से थोड़ा ज्यादा क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि उसमें -I इफेक्ट होगा। लेकिन वहीं पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो, मिथाइल हमने पहले, इससे पहले एग्जांपल देखा था मिथाइल का, तो मिथाइल में जो है पीके वैल्यू, वो जितनी ज्यादा पीके वैल्यू उसका मतलब उसकी एसिडिटी उतनी कम, एसिडिक बिहेवियर है, ज्यादा पीके वैल्यू। तो अगर मिथाइल ग्रुप लगा तो वो +I वाला ग्रुप होता है ना, ये मिथाइल जैसे लगा है, पीके वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। क्यों? उसमें मिथाइल ग्रुप दोनों इफेक्ट शो करता है, +I भी और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, दो तरह से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो एसिडिटी को घटाता है। वहीं पे अगर क्लोरोफिनॉल हो, जैसे इसमें लगा है क्लोरोफिनॉल, तो पीके वैल्यू जो है वो घट जाती है। उसमें मिथाइल फिनॉल में तो बढ़ जाएगी, मिथाइल फिनॉल, ये जो मिथाइल मैंने घट तो नहीं कहा, इसमें बढ़ेगी है जब मिथाइल फिनॉल है, मतलब जितनी ज्यादा पीके वैल्यू उतना कम उसका एसिडिक बिहेवियर, तो इसमें बढ़ जाएगी, एसिडिक बिहेवियर कम मेजर करते हैं, पीके वैल्यूज इनकी निकालते हैं। तो अब क्लोरोफिनॉल में घट जाएगी, यानी कि उसमें वो ज्यादा एसिडिक है। अगर हम ऑर्थो मिथाइल, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो नाइट्रो को लें, तो सबसे कम पीके वैल्यू हमारी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आएगी, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में दोनों हो रहे हैं ना, -R भी -I भी, तो सबसे कम वैल्यू पीके की हमारी ऑर्थो में कंपैरिजन करें, या इसी तरह पैरा में करें, या मेटा में भी करें, तो हम पीके वैल्यू के बेसिस पर बता सकते हैं, जितनी कम पीके वैल्यू उतना ज्यादा वो कंपाउंड एसिडिक। तो क्लोरोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों होगा, या फॉर दैट मैटर पैरानाइट्रोफिनॉल क्यों होगा? क्योंकि इसमें -I के साथ साथ -R इफेक्ट हो रहा है, जबकि क्लोरो में -I तो हो रहा है पर साथ में +R हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है इसमें है। अगर मिथॉक्सीफिनॉल को कंपेयर करें, पैरामिथॉक्सी और हम पैरा इसको मिथाइल को, तो ये मिथॉक्सी और मिथाइल हमने बना रखा, तो मिथॉक्सी और मिथाइल में हम देखेंगे मिथॉक्सीफिनॉल में तो जो है वैल्यू लगभग ये मिथॉक्सीफिनॉल है और ये है मिथाइल फिनॉल। तो हमारे मिथॉक्सीफिनॉल जो है वो कुछ कम इससे होता है मिथॉक्सी के केस में, क्यों, और ये है हमारा मिथॉक्सीफिनॉल और ये है हमारा मिथाइल फिनॉल। क्यों, तो मिथाइल फिनॉल की जो वैल्यू है वो क्योंकि इसमें दोनों किस्म के असर होंगे ना मिथॉक्सी के कंपैरिजन में। अब पैराक्लोरोफिनॉल और नाइट्रोफिनॉल को देखें तो फिर वही नाइट्रो में आपको जैसा बताया, तो नाइट्रो में क्या होगा, नाइट्रो में तो वैल्यू जो है वो पीके वैल्यू और भी कम आएगी, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक है। तो इससे हमें पता लग सकता है इसका एसिडिक बिहेवियर। लेकिन प्रॉपर्टीज हम इसके अलावा कोई टेस्ट ऐसे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। फिनॉल में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाए तो वो उसमें घुल जाता है। क्यों घुलेगा, ये तो एरोमेटिक रिंग है ना, क्यों घुला, इसलिए घुला क्योंकि यहाँ OH नेगेटिव ने, स्ट्रॉन्ग है ना ये बेस, H पॉजिटिव को खींच लिया, बन गया फिनॉक्साइड आयन, C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक सॉल्ट बन गया ना फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, चार्ज आ गया। फिनॉल में तो कोई चार्ज नहीं था, फिनॉक्साइड आयन में तो चार्ज है। चार्ज है तो ऑटोमेटिकली चार्ज होने से क्या होगा, पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी आ गई तो लाइक डिजोल्व लाइक, अब ये डिजोल्व हो जाएगा। यहाँ ये डिजोल्व हो गया, NaOH डाला तो ये NaOH, क्योंकि ये भी तो पानी में बना होता है, ये पोलर होता है ना, ये पोलर है, तो अब इसमें भी तो पोलैरिटी आ गई जो कि पहले फिनॉल में प्रेजेंट नहीं थी। तो देयरफॉर दिस विल डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका एक बहुत अच्छा अंदाजा लगाने का टेस्ट भी है कि गिवन कंपाउंड एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट दोनों देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देंगे, वो भी NaOH के साथ, क्योंकि सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिनॉल्स भी उसके साथ सॉल्ट बनाते हैं, C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो दोनों ही डिजोल्व होंगे। तो कैसे डिस्टिंग्विश करा जाए कि कोई कंपाउंड है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व्स इन NaOH, सो व्हाट कैन यू असेस फ्रॉम दिस, हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं इससे कि कंपाउंड एसिडिक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कंपाउंड फिनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसमें डालें सोडियम बाइकार्बोनेट। एक टेस्ट ट्यूब में तो NaOH डाला हमने, 2 टेस्ट ट्यूब ली और हमने एक में NaOH डाला, वो डिजोल्व हो गया, दूसरे में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला और उसको खूब हिलाया। अगर एफरवेसेंस आई तब तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर एफरवेसेंस नहीं आई, यानी कि ये NaHCO3 के साथ डिजोल्व नहीं हुआ, किसी किस्म की सनसनाहट के साथ गैस नहीं निकली, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हुई, तो इसका मतलब वो कंपाउंड एसिडिक तो है लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो वो क्या हो सकता है फिर, फिनॉल। देयरफॉर इट इज अ फिनॉल। एक अपवाद है जो पहले आपको बताया था, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वो तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस देगा, मतलब इसमें घुल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या लगे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं जो -I इफेक्ट से भी और -R इफेक्ट से भी अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं और बने हुए फिनॉक्साइड आयन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो देयरफॉर उसका नाम भी क्या होता है, पिक्रिक एसिड। अदरवाइज इन जनरल कोई भी फिनॉल्स जो हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ डिजोल्व नहीं होते हैं, एफरवेसेंस उसके साथ नहीं देते हैं। सिमिलरली अगर अल्कोहल और फिनॉल का कंपैरिजन करा जाए तो फिनॉल तो डिजोल्व होंगे NaOH में, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि ये तो एसिडिक होते नहीं है, तो इसके इतने, तो NaOH डालेंगे इसमें। अब वहीं पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो वो सॉल्युबल होते हैं NaOH में और वो सॉल्युबल होते हैं NaHCO3 दोनों में। बताया ना आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। ये मेथड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये यूज करी जाती है किसमें, डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, because phenols do not give this test, whereas carboxylic acid they give effervescence because carbon dioxide is evolved with sodium bicarbonate। हाँ, ये हीट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको डाल के थोड़ी देर से चेक करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है, तो सनसनाहट के साथ गैस निकलती है। अब देखिए ये फिनॉल है यहाँ पे, अब ये एसिडिक बिहेवियर ही तो सारे हमारे जो हैं शो कर रहे हैं, जो हमने रिएक्शन सारे यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये सब एसिडिक बिहेवियर को शो करने वाले हमारे रिएक्शंस हैं कि किस तरह इसने इसके साथ रिएक्शन करा। तो ये NaHCO3 के साथ
तो इस तरह हमें RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव यानी कि क्या मिल गया हमको, सोडियम सॉल्ट। और अगर इसने एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा तो हमें एस्टर मिलेगा, क्योंकि जैसे एस्टर क्या मिलता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एस्टर मिलता है ना, एसिड। तो ये हमारा एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो एस्टर मिलता है। तो वैसे ही यहाँ ये भी ये बिहेवियर शो कर रहा है। ये फिनॉल जो है रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या कार्बोक्सिलिक, ये एनहाइड्राइड ले लिया, या कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव यानी कि आर्स एसिड क्लोराइड, तो उसके साथ ये क्या बनाएंगे, एल्कली की प्रेजेंस में उसके साथ एस्टर बनाएंगे। तो O नेगेटिव, एल्कली डालिए तो H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया। O नेगेटिव जो है, O नेगेटिव, ये क्या हुआ, O नेगेटिव, O नेगेटिव RCO, CO इसके साथ क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे ये ना देखिए, ये क्या आ जाएगा, RCO O नेगेटिव बन गया हमारा एस्टर। ऐसे ही RCO, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला, Cl नेगेटिव निकला तो RCO सब्सटीट्यूट हो गया, उसकी जगह क्या, O नेगेटिव, RCOO एस्टर बन गया, इसका एस्टर फॉर्मेशन हो गया यहाँ। तो ये भी एस्टर बना दिया। ये दोनों जो है मतलब एस्टर फॉर्मेशन होता है जब फिनॉल रिएक्ट करता है कि एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ। सो टुडे वी स्टडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिनॉल्स, दैट इज द रिएक्शंस due to acidic character. At the same time we also compared the acidic nature of phenols. हमने ये देखा कि कौन से फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, किस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एसिडिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एसिडिटी को घटाते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। व्हाट्सएप कर दो सारा। सो थैंक यू। व्हाट्सएप कर दो।